डिजिट में डालते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो HSN के कारण 9 सबमिट बहुत कम हो पाई हैं अभी तक। और इसके लिए मैंने अनुराग सर से बोला भी था। बाकी वो कह रहे थे कि हम एक लेटर तैयार कर रहे हैं ताकि इसमें कुछ GST काउंसिल को एक लेटर दिया जाए जिसमें HSN के लिए 5 करोड़ से नीचे वाली टर्नओवर वाले व्यापारियों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए लिखा जाए और डेट एक्सटेंड भी कराई जाए और इनके HSN की जो मैंडेटरी करा गया है इस कॉलम को उसको भी हटाया जाए। अब GSTR 9 में जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक कुछ प्रॉब्लम्स वो ले रहा हूँ। GSTR 9 में एक प्रॉब्लम सबसे आ रही है कि हमने 2020-21 की कोई सेल 21-22 में सबमिट की है, जबकि वो GSTR 1 में नहीं गई, 3B में हमने डाली है। GSTR 1 में हमने पहले डाल दी थी और 3B में अब डाली। तो वहाँ पे हमारा टैक्स जमा ज़्यादा हो जाता है 21-22 में, जबकि 20-21 का टैक्स था वो। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो अवेलेबल है उसका कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें हम ये बता सकें कि ये हमारा 20-21 का था और ये हमने 21-22 में जमा किया है। तो उसमें मेरा सुझाव तो उसमें यही रहेगा कि 21-22 की रिटर्न में जितनी हमारी एक्चुअल 21-22 की टर्नओवर है, हम टेबल 4 में अपनी वही टर्नओवर डालें और जो भी एक्सिस डिपॉजिट होगा वो एक्सिस डिपॉजिट से शो हो जाएगा और हम अपनी लाइबिलिटी GST टेबल 9 में उतनी दिखाएं जितनी हमारी 1 के अकॉर्डिंग थी। तो वहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा होगा एक्सिस डिपॉजिट वाला वो हमारे 20-21 के GSTR 9 से क्लियर हो जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम का, इसके अलावा अगर किसी और अधिवक्ता के पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज बताएं। हमने कोई 20-21 की टर्नओवर 3B में सबमिट करी है 21-22 में, जिसकी वजह से हमारी टर्नओवर 21-22 में ज्यादा शो हो रही है। पुष्कल सर। ये तो टेबल 10-11 का पार्ट है ना। नहीं सर, हमारा 20-21 की टर्नओवर है, वो 21-22 में 3B में गई हुई है। ठीक, तो 20-21 जब हमने रिटर्न फाइल करी 9, तो उसके हाँ जी, टेबल वहां पे तो डाल दी, लेकिन 21-22 में कोई ट्रीटमेंट करना है उसका। 21-22 में तो कोई है ही नहीं। 21-22 में तो किसी भी चीज का नेक्स्ट ईयर के लिए तो कुछ प्रोविजन नहीं है इनके यहाँ। जी 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 जी। जो हम ITC हमने 20-21 का 21-22 में लिया, तो नहीं, ITC का नहीं नहीं, है सर, ये मैं तो एक लाइबिलिटी। छोटी सी बात कह रहा हूँ। जी मतलब सर। वो भी कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं होता ना, कहीं पे कोई कॉलम ही नहीं है उसे फीड जी करने का। जी 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 तो जी। यही स्थिति इसकी है। ये तो टेबल 4 को अमेंड करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, टेबल 4 में अपनी जो एक्चुअल टर्नओवर है इस साल जो की, एक्चुअल टर्नओवर वही सिर्फ लेनी वही पड़ेगी। वही लेनी पड़ेगी सर। जी जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके अलावा सर दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी, जब हम अपनी GSTR 1 फाइल करते हैं तो वहाँ पे B2B की जब फीडिंग होती है तो एक बिल में बहुत सी बार एग्जेम्प्टेड वाली आइटम्स भी फीड हो जाती हैं। तो जिसको हम जब हम B2B का डिटेल फीड करते हैं तो वहाँ पे वो टैक्सेबल अमाउंट में भी एग्जेम्प्टेड वाली अमाउंट ऐड हो जाती है। तो जब हम GSTR 9 फाइल करते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर भी टैक्सेबल वाले में काउंट हो जाती है टेबल 4 में। तो वहाँ पे हम अपने उस टर्नओवर को कम करके जो हमारी एग्जेम्प्टेड की टर्नओवर है उसको टेबल 5 में फीड कर दें, ताकि उससे हमारी एक्चुअल एग्जेम्प्टेड की टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर सही से जा सके। बहुत सी बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते और अपनी टोटल टर्नओवर मैच करी और उसको वहीं पे फीड कर देते हैं, जबकि हमारी जो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है वो एग्जेम्प्टेड कॉलम में ही जानी चाहिए। अब वो GSTR 1 में क्योंकि हमारा जो कॉलम दिया हुआ है बिल से मैच करने के लिए हम उसको जीरो में फीड कर देते हैं, लेकिन जब हम अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करें तो उसको एग्जेम्प्टेड जो हमारी अमाउंट है उसको टेबल 5 में और जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट है उसको टेबल 4 में फीड कर दें। अच्छा, एक प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है। जी सर। एक मेरा डीलर है 21-22 में, उसका जो IGST का ITC है, हाँ जी। वो मेरा एज पर बुक्स करीब 14 करोड़ रुपए है।
जी लेकिन जो टेबल 8A है हाँ जीएसटी जी 9 का, जी उसमें 41 लाख रुपए से कम आ रही है। जी और जब मैं 2A देखता हूँ, हाँ 2A में जी। मेरी लगभग लगभग पूरी आ रही है, 6-7 लाख कम आ रही है। इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए? और वो ब्लॉक है टेबल 8A। टेबल 8A ब्लॉक होती है। जब हम पोर्ट GSTR 9 के पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पे एक एक्सेल शीट आ जाती है 8A की। जब हम उसे डाउनलोड करेंगे तो जी वहाँ पे हमारा पूरा 2A का डाटा आ जाता है 8A में। ठीक। आप उसमें चेक कर लीजिए आपके वो बिल उसमें शो हो रहे हैं या नहीं। वहां पूरी आ रही है लेकिन 9 में कम जा रही है। टेबल 8A में कम आ रही है। टेबल 8A में कम आ रही है, वहाँ हाँ जो हम वहाँ पे शीट पूरी शो डाउनलोड हो रही करते हैं उसमें पूरी है। है। हाँ जी। उसमें एक ना साइड में अमेंडमेंट का कॉलम है, कोई उसमें तो नहीं लेस हुआ हुआ कहीं पे कुछ? ना वो सब देख लिए, कोई नहीं है। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, हालांकि ये क्वेरी 2-3 जगह से आई मेरे पास, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। अच्छा, थोड़ा डिफरेंस नहीं है? 41 लाख रुपए का डिफरेंस है। नहीं सर, ऐसे ही मेरे पास एक और क्वेरी आई थी, उसमें भी सेम इस तरह का था। हालांकि मैंने उसमें भी चेक किया था तो उसमें भी इस तरह का कुछ अमेंडमेंट या कुछ नहीं था। तो वो अमाउंट जबकि 8A जो हमने एक्सेल डाउनलोड करी उसमें पूरी आ रही है, और जो GSTR 9 के टेबल 8A में उसमें कम आ रही है। अभी इनका सिस्टम पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है अभी भी। अब से टेबल अभी 10 दिसंबर को रिफ्लेक्ट हुई पोर्टल पे, जबकि हम्म, उससे पहले पोर्टल पे 8A ही नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था। हाँ जी 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 जी। और अभी 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, हाँ जी, रिटर्न क्योंकि फाइल करनी पड़ेगी। हालांकि 70 आप 80 करोड़ उसमें की टर्नओवर की फर्म है, तो रिटर्न तो जब फाइल करनी है ही है। जब आप अपना 9C फाइल करें तो आप उसमें मेंशन कर दें 9C में ना, वहाँ पे डिफरेंस आएगा 9C में। हाँ वही, उसका अटैचमेंट हाँ जी ऐड कर दो ना एक। हाँ जी हाँ जी, 9C में आप अटैचमेंट जी ऐड कर जी जी, देना। और वही वहाँ करना पे पड़ेगा। जब अपलोड का ऑप्शन आता है ना बैलेंस शीट और P&L के साथ, तो वहाँ हम्म। पे भी आप उसे अपलोड कर देना अपना हाँ 8A। उसी के साथ करूंगा। मैं तो एक काम और कर जी रहा हूँ, जो DRC 03 से भी पैसा जमा करा रहा हूँ, मैं तो उस DRC 03 की कॉपी भी अपलोड कर रहा हूँ मैं तो। 9C में सर। 9C के। बहुत अच्छा सर, अच्छा सुझाव है। हाँ तो सभी को ये चीज़ वैसे कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब भी कोई क्वेरी आती है तो DRC 3 ढूंढना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हाँ। अगर हम साथ साथ कर देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अंकित सर। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर, अभी नमस्कार। जैसे जैसे मैंने GST 9 भरा था, पिछले हफ्ते सर से क्वेश्चन पूछा था, वो जवाब नहीं दिए। आप भी जी जी बता दीजिए मेरे को। जी 132 रुपये मैंने एक्सेस ITC लिया था 21-22 जी में। जी। तो 22-23 में जब मैंने GST 1 भरा तो वो रिवर्स हाँ कर दिया। जी। तो वो क्या अभी जो मेरा क्रेडिट लेजर है उसमें माइनस हो जाएगा? नहीं, वो तो जब आपने 3B में माइनस कर दिया ना सर उसे। नहीं, नहीं करना भूल गया था ना। नहीं, आपने 21-22 में करना भूल गए तो उसे 22-23 में तो ठीक कर दिया ना आपने उसे। नहीं 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 किया, GST 9 में ठीक किया जाके। अच्छा, GSTR 9 में क्या है, तो फिर आपको DRC 3 के थ्रू उसे रिवर्स कर दीजिए। GST 3 के रिवर्स करा दूं ना? हाँ जी। वो तो आपको अपना क्लेम उतना ही रखना पड़ेगा, बिकॉज आपने उसका बेनिफिट भी ले लिया। अब तो एक ही हम्म। ऑप्शन है, DRC 03 विद इंटरेस्ट आपको जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। इसके अलावा 9C में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एक 9 की प्रॉब्लम एक और आ रही है। जब हम टेबल 17 फीड करते हैं तो वहाँ पे HSN समरी जाती है। HSN समरी में जब हम अपने टैक्सेबल अमाउंट फीड करते हैं और उसके बाद उसे टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा 5% है या 12 है या 18 है, तो वहाँ पे जो टैक्स की फिगर आएगी, IGST CGST SGST, वो टोटल कैलकुलेशन से मैच होना चाहिए। जैसे अगर हमारी 1 लाख रुपए की है और उस पर 5% टैक्स बनता है 5,000 रुपये, तो वो 5,000 IGST CGST SGST का टोटल 5,000 ही होना चाहिए। अगर वहाँ पे आप 5,001 या 5,002 का टोटल आएगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जहाँ पे जैसे ही हम उसे फीड करते हैं तो वो एरर शो करता है। तो उसके लिए हम अपनी एक्चुअल अमाउंट, भले ही हमारी टेबल 4 में उससे कम या ज़्यादा हो 1-2 रुपए, लेकिन हमारी जो एक्चुअल कैलकुलेशन बैठती है हमें टेबल 17 में वही फीड करनी पड़ेगी। वो तो एक ने पैसे को भी काउंट कर रहा है, एक ने पैसे पे भी जिस एरर दिखाता है। हाँ जी सर।
इसके अलावा जब हम 9C फाइल करते हैं, 9C के लिए पोर्टल पे एक एक्सेल शीट अवेलेबल है। हमें एक्सेल शीट डाउनलोड करनी होगी। उसमें पहले पेज पर पार्टी का जीएसटी नंबर, फर्म का नाम, और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसका लीगल नेम, ये फीड करते हुए उसके बाद हमें अपना 9 का डाटा फीड करना है। तो जब भी हम हमें अगर किसी की 9C फाइल करनी है, तो 9 फाइल करने से पहले हमें 9C का डाटा फीड कर लें, ताकि अगर कोई भी एरर हो तो वो हम 9 सबमिट करने से पहले 9 में भी सही कर लें। तो अगर हमें किसी की 9C फाइल करनी है तो 9 सबमिट करने से पहले आप पहले 9 फीड कर लीजिए, और उसके साथ साथ 9C का डाटा फीड कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी एरर 9 और 9C के बीच में कोई मिसमैच आ रहा है तो वो मिसमैच सबमिट होने से पहले सही किया जा सके। मीटिंग अटेंड कर लो यार, हमारी जूम मीटिंग। 9C में जो डाटा आता है वो हमारे जो टोटल टर्नओवर है, उस टर्नओवर में कितना पार्ट टैक्सेबल है, कितना एग्जम्प्टेड है। इसके अलावा जो हमने इनपुट क्लेम किया है, उस इनपुट में कितना परचेज के अगेंस्ट है, कितना रिपेयर मेंटेनेंस, और कितना खर्चों के, कितना आरसीएम के, तो उसकी सारी डिटेल अलग अलग जाएगी उसमें 9C में। तो वो पूरा डाटा जब हम 9 सबमिट करने से पहले अगर हम फीड कर लेंगे तो हमारी बहुत सी एरर हैं जो कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक बार 9 सबमिट कर दिया तो जैसे ही हम 9C सबमिट करते हैं तो वहाँ पे पोर्टल पे कुछ ना कुछ एरर शो करता रहता है, जिससे हमें बाद में परेशानी होती है अपने डाटा को सही करने में, और फिर उसमें अलग फिर उसके लिए अलग से डिटेल भी सबमिट करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम किसी की भी 9C फाइल करनी है तो 9 सबमिट करने से पहले पूरा 9C का डाटा एक्सेल शीट में फीड कर लें, उसके बाद ही 9 सबमिट करें। किसी की सर कोई और प्रॉब्लम हो या किसी को और कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसका कोई सॉल्यूशन मिला हो तो प्लीज वो भी शेयर करें। नाइन के रिगार्डिंग किसी की कोई प्रॉब्लम? गर्ग जी, जी सर। 9 में एक व्यापारी का जी। करीब 1 लाख रुपए लगभग इनपुट लेना छूट गया। 20-21 में या 21-22 में? उसमें क्या है कि जो करेक्शन नवंबर तक था वो भी उसके अकाउंटेंट ने ध्यान नहीं दिया। जी। अब ऐसी आशुतोष जी, स्थिति में आपने बताना भूल गए, वो साहब ये पूछ रहे हैं कि ईयर कौन सा है, कब मैं पूछा रहा हूँ, टाइम पूछा। 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 जी सर। जी जी। लिखे जल्दी। तो 21-22 में उसको अब कहाँ हम मतलब करेक्शन करें कि 9 में भी कर लें और 9C में भी, और हम अब वो क्या उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं आईटीसी का? देखो सर, जो हमारा आईटीसी होता है, आईटीसी पे 3B में जो आईटीसी जाता है, आप ना इस क्वेश्चन को आप मेरे से पर्सनली कर लीजिएगा। मेरा नंबर है आपके नंबर पास? थोड़ा सा दे दीजिए आप हमें। जी सर, 9758 9758 7280 7280 14। 14। जी। तो मैं आपसे कितने समय कॉल करूं, आप जब फ्री रहें? सुबह करूं? मीटिंग के बाद कर लीजिए। सुबह कर सुबह? लीजिए, सुबह 10 बजे कर लीजिए। ठीक है, मैं 10 से 11 के बीच करूं आपको फोन। जी जी सर। जी। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू। प्रकाश सर बताइए सर। प्रकाश रोहरा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर बताइए। प्रकाश भाई बोलिए। 6 हेलो। हाँ ये जी सर आवाज आ रही बताइए। है? 9 में जो टेबल 6 है सर, उसमें जो आईटीसी जाएगी, हाँ जी। वो हमने जो 3B में लिए वही हमें फीड करना है। हाँ जी। देखो और सर इसमें जैसे दो प्रोसीजर हो सकते हैं। एक, आपने जब टेबल जब आप 3B फाइल करते हैं, जो आपने इनपुट क्लेम किया है वो सारा टेबल 6A में शो हो जाता है। ओके। जब टेबल 6A में जो डाटा आता है, उसमें आपका बहुत सा डाटा ऐसा भी है जिसके आपने आरआईटीसी भी की हुई होती है, जो आप टेबल 7 में शो करते हैं। इसके अलावा कोई आपकी आईटीसी ऐसी भी होती है जो आपने 20-21 की 21-22 में क्लेम की हो,
जी जी। तो जो आप टेबल 6 में डिटेल देते हैं, जहाँ पे आपको इनपुट के अगेंस्ट और सर्विस के अगेंस्ट और कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट देनी होती है, तो वहाँ पे आप अपना डाटा जो 21-22 से रिलेटेड है, आप सिर्फ वो डाटा दीजिए। तो सर 8 में जो टेबल 8 है उसमें जैसे 21-22 की कोई आईटीसी 22-23 में ली है तो वो जाएगी। हाँ हाँ जी, 8C में जो जाएगी वो सिर्फ वो जाएगी जो आपने 21-22 की 22-23 में ली है। और जो हम नवंबर के बाद जैसे ले रहे, जब नवंबर में लेना भूल गए तो उसको हाँ किस में जी, डालेंगे सर? नहीं उसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए तो 30 नवंबर लास्ट डेट थी। एनी क्वेश्चन सर? सर वो अंकित सर, और जी जी, जिसने 30 नंबर का नहीं लिया तो बच्चा तो कॉस्ट हो गया फिर तो। हाँ जी। loss हो गया। तो क्रेडिट लेजर में भी है क्या? नहीं, क्रेडिट लेजर में 9 के थ्रू क्रेडिट लेजर में नहीं आएगी ना सर, वो तो 3B के थ्रू ही आती है क्रेडिट लेजर में। नहीं, जैसे इनपुट आईटीसी लेना भूल गया माना, क्रेडिट लेजर हाँ में तो जी, रहा ना। क्रेडिट हेलो, लेजर में सर इनपुट ले, जब आप 3B में क्लेम करते हैं तभी तो आएगा ना सर क्रेडिट लेजर में भी। तो रहा ही नहीं ना, ठीक है, मेरी गलती। जी जी। एनी क्वेश्चन सर? 9 GSTR 9 के रिगार्डिंग किसी और की कोई क्वेरी हो या कोई ऐसा? हेलो जी सर। सर, नमस्कार। मैं गाजियाबाद से अरविंद गुप्ता। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारा एक SIB हुआ था 21-22 में। जी सर। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी बताइए। सर, हमारे 21-22 में SIB हुई थी जी फर्म में। अब उसमें हमारे कच्चे भी पकड़े गए थे, जी तो 5 करोड़ रुपए के। तो हमने उसमें DSCR 3 के द्वारा 55 लाख रुपए का टैक्स जमा करवा दिया। तो ठीक क्या है उस सर। फिगर को, क्योंकि हमने 3B और GSTR 1 में मेंशन नहीं किया, तो GSTR 9 में मेंशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जी सर, मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप उसकी कोई भी सेल, उसको सेल मान रहे हैं, अपना स्टॉक रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपको GSTR 9 में से मेंशन करना पड़ेगा। जब अच्छा। आपने अपना ऑडिट कराया होगा वहां पे भी तो अपनी सेल बढ़ाई होगी ना सर। हाँ। हाँ जी, तो फिर आपको अपनी उसी अमाउंट को उसे GSTR 9 से मैच करना होगा, और टेबल 14 में उसकी लाइबिलिटी शो करते हुए उसकी लाइबिलिटी DRC 3 के थ्रू जो आपने पेड की है वो वहां पे शो कर दो। अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी सर 9 और 9C के रिगार्डिंग किसी की कोई प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन किसी के पास हो तो प्लीज शेयर करें। 9 और 9C दोनों में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही हो सर? अंकित जी, किसी का फोन ना म्यूट है, शोर बहुत आ रहा है, अनम्यूट करवा दो प्लीज। प्रकाश जी का हो रहा था। अब सही है सर। निशांत जी अनम्यूट कर लीजिए। निशांत जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। उसकी कोई बात नहीं, बात माल पहुंचने के रास्ते की बात होती है, मेन चीज। नोट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है भाई। जी सर। किसी और की कोई 9 और 9C के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो प्लीज शेयर करें। ठीक है सर, अब मेरी एक क्वेरी है तो प्लीज उसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। एक व्यापारी ने अपना इनपुट क्लेम किया 3B में,
इनपुट क्लेम करने के बाद अधिकारी से नोटिस आया। नोटिस आने पे पता चला कि पोर्टल पे उतना आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था जितना उसने क्लेम किया था। तो अधिकारी ने उससे डीआरसी 3 में उतना इनपुट जमा करा के डीआरसी 3 करा लिया। अब जब वो जीएसटीआर 9 फाइल कर रहा है तो इनपुट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो उसने एक्सेस डिपॉजिट किया है उसको रिफंड कैसे लिया जाए? अमित सर, अमित शर्मा जी गाजियाबाद से। आज संजय सर नहीं है क्या? नहीं सर, आज संजय सर नहीं है। नहीं, वही आपका ठीक जवाब देते हैं। अमित शर्मा जी गाजियाबाद से। अरुण सर। अंकित भाई, इस विषय पर आपकी मदद करने की स्थिति मेरी नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये ऐसा स्थिति है, अभी तक कोई लेकिन ऐसा लिया नहीं है। तो क्योंकि सर, प्रैक्टिकल जी, इसके लिए वैसे हमें जीएसटी काउंसिल को भी लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजों पे डीआरसी 3 अधिकारी जबरदस्ती जमा करा लेते हैं, और डीआरसी 3 के लिए जब भी रिफंड के लिए कहा जाता है तो उसके लिए अधिकारी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि डीआरसी 3 का रिफंड दिया जाए। जी तो कितना लिखें समझ से परे है, कितना लिखें और किस किस विषय पर लिखें, ये तो निरंकुश है ही, ये तो निरंकुश है ही। अधिकारी इस तरह व्यवहार करते हैं कि भाई लड़। अभी एक व्यापारी के साथ समस्या आ रही थी सर, जी उसका 17-18 का नोटिस आया अब से 2 साल पहले सेंट्रल डिपार्टमेंट से। तो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंस का एक डीआरसी 3 करा लिया जमा। अब 2 साल बाद स्टेट वाले अधिकारी का नोटिस गया और उन्होंने उससे जबरदस्ती डीआरसी 3 करा लिया। उसके बाद जब उससे रिप्लाई के लिए कहा रिप्लाई दे दो, तो उसने कहा जी अच्छा मैं अपने एडवोकेट या सीए से जाके मिलता हूँ और उनसे रिप्लाई बनवा के डाल। तो जब हमने चेक किया तो उसमें पता चला कि एक डीआरसी 3 2 साल पहले हुआ है उसी अमाउंट का, और एक आज की डेट में हुआ है। तो सेम अमाउंट का 2 बार डीआरसी 3 करा लिया है, तो उसको तो एक इतना नुकसान हो गया ना। और अधिकारी ने उस पर इंटरेस्ट भी जमा करा लिया 5 साल का। वो तो सेंटर बिल्कुल बिल्कुल ही मार दिया उसे तो। हाँ स्टेट जी, ने भी स्टेट ने भी। उसका जुरिडिक्शन स्टेट ही है। उसका जी वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आया होगा पहले एक्साइज से, तो उन्होंने बस जब कुछ नहीं मिला तो उसमें कि आपका इतना वेरिएंस आ रहा है, आप उसका डिमांड जमा करा लीजिए। बेहतर तो ये रहता है इसमें कि जब स्टेट से कोई नोटिस वगैरह आया था तो अभी सेंटर वाला डीआरसी 03 की कॉपी लगा के अब उस पे इतना दबाव बनाया कि बस आज ही कर दो तुम, और राघव जी, वरना वो तुम्हारी व्यापारी को कुछ पता ही नहीं रहता मैंने क्या जमा कर दिया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सही कह रहे हैं। डीआरसी 3 चेक करना इतना इजी भी नहीं है ना सर। वो तो एक कॉपी निकाल के आप अपने उस साल के पंच में रखेंगे तो याद रहेगी, नहीं निकाल के जी सर। रखेंगे एक्स्ट्रा कॉपी तो नहीं रहेगी याद। सर वो भी है, आप दूसरा जो पुराने डीआरसी 3 है ना सर, 17 जी 18 18 19 के जो हमने 2019 तक किए थे, उसमें कोई एआरएन नंबर भी नहीं आ रहा है। हाँ, उसमें एआरएन नंबर कई बार नहीं लिखा था ऊपर, वो हाँ मिस है जी, हाँ उसमें। जी जी। अच्छा, हालांकि एक मेरी सजेशन है जी उपकाश को, मतलब आप सब लोगों को जो पदाधिकारी हैं, जब 17 18 18 19 में जो हमारा सेक्शन 16(2) है उसकी जी जो मैं पूरी कंप्लायंस कर रहा हूँ, भले ही मेरा इनका पोर्टल पे ग्लिचेस थे, कुछ आईटीसी आया कुछ नहीं आया। 16 तो बोलता है कि अगर आपके पास इनवॉइस है, आपका पेमेंट का प्रूफ है, आप पे डिलीवरी का प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है, देन यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द आईटीसी। लेकिन स्टेट में कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं, क्या फायदा है इसका? सर, इसके रिगार्डिंग ये 48वीं जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है इसमें चर्चा हुई है,
और इसमें कुछ ना कुछ सर्कुलर जरूर आएगा सर इस पे, है ना। लेकिन इतने तो ये अधिकारी अब तो इनका ये पूरा डर दिखा है जी मार्च तक है जी, हमारे तो मार्च तक है जी, नहीं तो मतलब बड़ी दिक्कत तलब काम हो रहा है ये। एक आदमी के 4-4, 5-5 लाख रुपए प्लस उस पर इंटरेस्ट हो गया। भाई साहब, इसमें इसमें आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये मैं अंकित भाई से इत्तेफाक रखता हूं कि कुछ समय इंतजार हमें जरूर करना चाहिए नहीं, इस बात बात। बिल्कुल ठीक है आपकी राघव जी। मैं भी इस मीटिंग में इन्होंने रखा है ये, बट वो ये कि कितना टाइम लगाएंगे कितना नहीं करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अब प्रेशर अधिकारियों का आपको मालूम है ये लोकल के अधिकारी खून पी लेते हैं। अंकित सर, जी 2 सर। मिनट बाद टाइम नहीं पूछ पाऊंगा। आप अभी जैसे आप लोग बात कर रहे हो कि हाँ जी सीजी डिपार्टमेंट वाला डिमांड निकाला, तो फिर जी वो जी पेमेंट तो क्या है, एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों का लेगा? हाँ तो जी। दोनों को ही लेगा जी, अगर दोनों में शॉर्ट है दोनों को ही लेगा। और स्टेट हाँ वाला तो ये नोट चाहे करेगा शॉर्ट है तो? तो वो भी लेगा। नहीं, स्टेट वाला नोट करेगा तो? नहीं देखो, लाइबिलिटी जहाँ पे आपकी मिसमैच है, लाइबिलिटी तो वो जमा होगी, चाहे आपकी आईजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो। उसमें ये चीज मायने नहीं करता कि सेंट्रल एक्साइज ने दिया है तो वो सिर्फ सीजीएसटी मांगेगा या स्टेट अभी वाला आपने है तो। बताया ना, नहीं सर, आपने मैंने ये पहले बताया बताया ना, है। एक सेंट्रल वाले ने पहले जमा करवा लिया, हाँ जी। फिर बाद नहीं में स्टेट वाले ने 2 साल बाद जमा करवा लिया। दरअसल में अधिक जो व्यापारी है उसका जुरिडिक्शन है सिर्फ स्टेट, लेकिन एक नोटिस आए थे कुछ व्यापारियों के सर्वे एक्सपोर्ट के वेरिफिकेशन होने थे, जिनको एक्सपोर्ट का रिफंड दिया जा रहा था, तो उन्होंने जिस दिन से परचेज की थी उनके वेरिफिकेशन होने थे। तो वेरिफिकेशन के लिए जब वो व्यापारी को बुलाते हैं तो उनकी सारी डिटेल मंगा लेते थे, तो उन्हें जब और कोई डिटेल नहीं मिली तो उन्होंने आईटीसी मिसमैच के आधार पे उससे जमा करा लिया था, जबकि जुरिडिक्शन उसका स्टेट है। और अब स्टेट जुरिडिक्शन से अब 17-18 का नोटिस अलग आया है, क्योंकि जो एक्साइज वाले नोटिस आते हैं वो मैनुअल नोटिस आते थे, मैनुअल पे उन्होंने अपना कार्रवाई की, उसका ना कोई ऑर्डर ऑनलाइन किया और ना कोई DRC3 एक्सेप्ट का कोई ऑर्डर किया, तो इसलिए उस ना तो नोटिस का पता चल पाया ना DRC3 का। वो अब अधिकारी ने जब 17-18 का दोबारा नोटिस दे के जमा करा लिया तो हमारे पास आया, तब पता चला कि उसका DRC3 ऑलरेडी हुआ है। अरे अंकित जी, एक प्रॉब्लम और है जी सर। जो हमारा इंपोर्ट या एसईजेड यूनिट से परचेज का है, हाँ जी। तो ये पूरा आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं होता। हम इसमें अगर बिल ऑफ एंट्री डाल के बीओक्यू डाल के क्या नाम बिल ऑफ एंट्री डाल के कुछ लोग इंपोर्ट करने का प्रोविजन भी है, वो इंपोर्ट करे, कुछ इंपोर्ट हो जाता है आईटीसी, कुछ इंपोर्ट नहीं होता, अल्टीमेटली वो शॉर्ट रह जाता है। सर उसको हम मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। नहीं, और मैनुअली फीड कर रहे हाँ हैं, जी। लेकिन अल्टीमेटली जीएसटी 9 जब हम फिल करेंगे उसमें तो शॉर्ट दिखाएगा वो उतना पैसा, लेकिन वो हाँ उसमें लेकिन उनके उससे मैच नहीं होने का। अच्छा, बल्कि लेकिन जीएसटी सर 3 भी जब फाइल करते हैं इसमें वो रेड कर देता है फिर उसे। हाँ हाँ जी, रेड तो सर 3B में वहां पे भी कर देता है जहाँ पे हम आरसीएम के अगेंस्ट हाँ करते नहीं, हैं। उसके लिए तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि इसे आप टेंशन ना लें इसकी, ये हमारे सर सिस्टम की कमी है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का भी हम वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस पे दे के आ रहे हैं, उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि हमने उतना पे किया है। हाँ, वो तो प्रूफ कोई है हम बिल्कुल। किसी हाँ जी, तो इसलिए उसमें भी हमें कोई वो नहीं है कि हमने कोई गलत क्लेम किया है। अंकित ठीक है सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, बताऊंगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता सर मजूमदार सर आ चुके हैं, पधार चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। और उनके परिचय के लिए कि बहुत से लोग उनको जानते नहीं उनके बारे में, आज काफ़ी लोग नए हैं, तो मैं अपने मोदी नगर से अरुण राघव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा परिचय हमारे अलकटो मजूमदार साहब का दे दें, जिससे कि लोगों को हमारे उनके ज्ञान का, उनके भंडार का, उनके पास जो ज्ञान का भंडार है उसका बारे में लोगों को थोड़ा सा कुछ परिचय लगे कि हाँ नहीं कि कहाँ से हर्ष ढूंढ के निकाले सब इतने बड़े ज्ञानी, मतलब हमारा आज कल्याण करेंगे। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लोगों को लगेगा आज का टॉपिक, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं अरुण राघव जी से रिक्वेस्ट करूंगा
पहले आप करें, फिर सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस आज के वेबिनार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित व वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों का उपकास के इस शानदार मंच पर हृदय से अभिनंदन व खैर मकदम करता हूं। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे ऐसी शख्सियत के परिचय हेतु चुना गया है जिसने पिछले लगभग 28 वर्षों से अपने ज्ञान के बलबूते पूरे देश में ख्याति प्राप्त की। हालांकि जैसा भी भाई साहब ने कहा, उनका नाम जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु हमारी एक परंपरा रही है कि उपकास के मंच पर अपने सभी अतिथियों व गुरुजनों का हम एक सूक्ष्म परिचय आप सभी के समक्ष रखते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता FCA परम आदरणीय इलेक्ट्रो मजूमदार जी का एक सूक्ष्म परिचय आपके सम्मुख रख रहा हूं। परम आदरणीय FCA माननीय इलेक्ट्रो मजूमदार जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य होने के साथ ही FCMA, LLB तथा DISA जैसी योग्यताओं से आपका व्यक्तित्व अलंकृत है। आपने 1993 से अपने व्यावसायिक कैरियर का शुभारंभ किया। आप कुछ समय पश्चात ही मीडिया के जाने माने ABP ग्रुप के साथ जुड़ गए। वर्ष 2005 में आपने मीडिया के एक अन्य ख्याति प्राप्त HT ग्रुप से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख किया, जहां आपने 2000 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले मीडिया ग्रुप की सेवा की। आपको क्षमा चाहूंगा, आपको ऐसे बड़े कॉरपोरेट हाउस का अनुभव है जहां आपने बड़े बड़े प्रोजेक्टों को अपनी बुद्धिमत्ता से अमली जामा पहनाया, अर्थात उन प्रोजेक्टों को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया। पिछले 28 वर्षों के दौरान आपने टैक्सेशन, मूल्यांकन व रणनीतिक योजनाओं के क्षेत्र में विद्वता हासिल की। आप निरंतर भिन्न भिन्न मंचों पर GST पर व्याख्यान देते रहते हैं। आप समय समय पर GST पर प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भी करते हैं। आप समय समय पर भिन्न भिन्न टीवी चैनलों पर टैक्सेशन के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। आपने भारत सरकार द्वारा गठित GST सलाहकार समूह में दिसंबर 2017 के दौरान बड़े पैमाने पर कार्य किया है। अगस्त 2017 से विधि सेंटर में आपने अपना अमूल्य समय दिया, जिससे विधि की विसंगतियों को और अधिक सरल करने में मदद मिली। इतना शानदार व्यक्तित्व रहा है परमादरणीय मजूमदार जी का, तो मैं अब आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज का शानदार व्याख्यान प्रारंभ करें। परम आदरणीय मजूमदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये प्रोफाइल शायद 2 साल पुराना होगा, अभी मेरा 30 साल हो गया। मैं 1992 में क्वालिफाई किया था, तो ये 2022 हो गया, तो 30 साल हो गया काम करते करते। थोड़ा बहुत पता चला ये टैक्सेशन के बारे में, कैसे क्या होता है नहीं होता है, और हमने गवर्नमेंट का साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है। तो वहाँ पे जो मैंने सीखा वो है कि नॉर्मली जब एक्ट बन जाता है तब और 3 हो गए, तो 3 साढ़े 3 मान बोतलें खत्म हो गई, एक क्वार्टर पी क्योंकि पीने नहीं टिकट काट। अब आगे आवाज अखिलेश जी आपको शायद म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट होना पड़ेगा ना अखिलेश जी। हाँ,
तो जब हमने गवर्नमेंट का साथ भी बहुत क्लोजली काम किया तो ये धीरे धीरे समझा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई सीए हो, कोई एडवोकेट हो, वो एक्ट को पढ़ के उसको इंटरप्रेट करते हैं, बट उसके पहले गवर्नमेंट को वो एक्ट लिखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट में भी हम जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग ही हैं, तो वो एक सिचुएशन को समझते हैं और समझ के उनके बारे में एक्ट लिखते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे चीजें उतना समझ में सबका आता नहीं है। तो इसीलिए जैसे मैं सुन रहा था लास्ट 2-3 मिनट का डिस्कशन, अंकित जी बहुत वो समझा रहे थे कि जीएसटी का 16(2) में ऐसा लिखा गया, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, आईटीसी नहीं मिल रहा है या इंपोर्ट में दिया हुआ है, आरसीएम में यहाँ पे कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो क्या होता है, एक्चुअली जब वो एक्ट लिखते हैं तो उनको हर एक सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करना डिफिकल्ट होता है। तो वो ऐसे लिखते हैं कि मोर और लेस 80 to 90% में ये काम में लग जाए, और 10 to 20% जो एक्सेप्शनल केसेस होंगे, अनयूजुअल केसेस होंगे, वो धीरे धीरे वो या तो एक्ट को अमेंड करते हैं या रूल को अमेंड करते हैं, या कभी कभी सर्कुलर नोटिफिकेशन का थ्रू वो जो परेशानियां होते हैं उसको रिमूव करने का कोशिश करते हैं। तो यही प्रोसेस है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है कि सब लोग मिलके करे तो ही ये धीरे धीरे जो एक्ट वगैरह है ये ठीक ठाक बन जाता है। इनिशियली तो ग्लिचेस वगैरह आता ही रहता है। तो आज हमने जानबूझ के ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसका कारण ये है कि मुझे पता नहीं है कि आप लोगों में कितने लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं या इसका ऊपर काम करते हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि अगला जो 25 साल कहा जा रहा है, 2025 से 2050, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सिचुएशन बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया एक कंट्री है जहां पे जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, और हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना हाई है कि बाहर का कंपनीज हमारा यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, पॉपुलेशन है, अफोर्डेबिलिटी है, पेइंग कैपेसिटी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो अगला 25 साल है, अगर इंडिया ऐसे ही जीडीपी मान लीजिए 6% 7% का हिसाब से अगर ग्रो करता रहेगा, तो हमारा कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग होगा। और मतलब आगे चल के हो सकता है कि निगोशिएशन में, टैक्सेशन का रूल में हमारे कंट्री डिसाइड कर पाएंगे इवन एट द इंटरनेशनल लेवल कि क्या होना चाहिए। पहले ये डेवलप्ड कंट्री डिसाइड करते थे और हमें मानना पड़ता था कि वो उनका जो G20 है, जिनका प्रेसिडेंटशिप भी अभी इंडिया में आ चुके हैं, उनका जो OECD है, वो लोग डिसाइड करते थे कि कैसे होगा, सारे इंटरनेशनल चीज है, और हम एक्सेप्ट करते थे। बट धीरे धीरे ये सिचुएशन चेंज हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप अभी आज की तारीख में अगर आप देखते हैं, नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के साथ आप लोग भी कहीं ना कहीं पे एक्सपोज्ड है। कोई घूमने के लिए बाहर जा रहा है, कोई क्लाइंट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने सुना था कि इंपोर्ट हम करते हैं तो इंपोर्ट के लिए जीएसटी आरसीएम वहां पे हम देते हैं, अगर सर्विस इंपोर्ट होता है तो, अगर गुड्स इंपोर्ट होता है तो वहां पे हम आईजीएसटी पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा इन्फ्लुएंस भी ग्लोबल इकोनॉमी में ज्यादा हो रहा है। हम अगर ट्रैवल करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो हम खर्चा कर रहे हैं, हम अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे हैं, बहुत आज की तारीख में बहुत इंडियंस जो है वो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाते हैं, और हमारे फैमिली से ही, डिफरेंट फैमिली से ही गए होंगे। तो लोग घूमने के लिए जाते हैं। अभी अगर आप लंदन का फ्लाइट का टिकट खरीदेंगे, अप एंड डाउन टिकट
60-65 हजार रुपया में मिल जाता है। तो 1 लाख रुपया बजट होने से आप लंदन 1 हफ्ते के लिए घूम के आ सकते हैं, वहां पे भी होटल 5,000 रुपया में मिल जाता है दिन का। तो ये अभी ऐसा कुछ नहीं रहा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो हमारे उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का एक्सपोजर आप सब लोगों को आज की तारीख में मिल रहा है, या क्लाइंट का थ्रू मिल रहा है, या फ्रेंड्स का थ्रू मिल रहा है, या रिलेटिव्स का थ्रू मिल रहा है, या खुद का फैमिली का थ्रू ही मिल रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इसमें 2 चीज होता है। जैसा हमें पता है कि एक इनकम टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे जीएसटी है। जीएसटी में तो हमें पता है कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब एक्सपोर्ट होता है, अगर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दिया तो कोई जीएसटी नहीं लगता है एक्सपोर्ट करने में। और जब अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स शुरू होने के टाइम आप जीएसटी दे देते हैं, या सर्विस अगर इंपोर्ट किया आप आरसीएम का थ्रू जीएसटी दे देते हैं, और वो आप इनपुट भी क्लेम कर लेते हैं। तो जीएसटी का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है कि टैक्स कौन लेगा। कोई भी इनकम जब होता है, कहीं पे भी कोई भी इनकम जब होता है, तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है, इनहेरेंट एक कॉन्फ्लिक्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि टैक्स कौन करेगा। मान लीजिए एक यूएसए का बिजनेसमैन इंडिया में कुछ बिजनेस करके प्रॉफिट कर रहा है, इनकम कर रहा है, तो अभी इंडिया गवर्नमेंट को लगेगा कि हमारा यहां से वो कमा के जा रहा है तो टैक्स हमें मिलना चाहिए, और यूएसए गवर्नमेंट को लगेगा कि वो हमारा रेसिडेंट है तो टैक्स हमें मिलना चाहिए उनका इनकम पे। तो दोनों का क्लेम ही राइट है। मतलब दोनों का क्लेम ही हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये जस्टिफाइड नहीं है। दोनों का क्लेम अपने अपने जगह पे राइट है। अगर आप इंडियन टैक्सेशन का देखेंगे, इनकम टैक्स देखेंगे, वो कहता है कि अगर आप इंडिया का रेसिडेंट हो तो आप अगर बाहर से भी कमा रहे हैं तो इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इन अ सिमिलर मैनर यूएसए या इंग्लैंड भी वही बात कहेंगे। तो अभी इशू क्या हो रहा है कि जैसे मैं कह रहा था कि मान लीजिए एक इंडियन है, इंडिया का रेसिडेंट है, वो सिंगापुर गया, कुछ काम किया, कंसल्टिंग दिया। मान लीजिए आप में से कोई सिंगापुर गया, क्लाइंट लेके गया, वहां पे आपने कंसल्टिंग कुछ दिया, और देने के बाद आपका इनकम हुआ। अभी ये जो इनकम है, इंडिया गवर्नमेंट कहता है कि इसका ऊपर टैक्स मुझे मिलना चाहिए क्योंकि आप हमारा ही रेसिडेंट है, और सिंगापुर बोल सकता है कि नहीं, ये इनकम आप सिंगापुर से लेके जा रहे हो तो सिंगापुर को भी टैक्स मिलना चाहिए। सो इट्स अ कंटिन्यूअस फाइट। इसी चीज को कहा जाता है सोर्स एंड रेसिडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सोर्स एंड रेसिडेंस वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये बहुत पहले से चल रहा है इंटरनेशनल अरेना में। तो इसका ऊपर काम करने के लिए ओईसीडी को बनाया गया था। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। तो ओईसीडी इसका ऊपर रिसर्च करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कैसे इनको टैक्सेशन हमें करना चाहिए, क्या होगा जो दोनों के लिए बैलेंस्ड होगा, जस्टिफाइड होगा। तो ओईसीडी क्योंकि ये प्राइमरीली डेवलप्ड कंट्रीज है, इसमें जैसे जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, इटली, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज ओईसीडी में है, तो इनका फोकस स्ट्रॉन्ग रहता है रेसिडेंस बेस्ड इनकम सिस्टम में। क्यों रेसिडेंस बेस्ड? क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो रेसिडेंट है वो बाहर जाके बिजनेस करके अगर कमा के ला रहा है तो उनका ऊपर टैक्स लेने का राइट उनका ही होना चाहिए। बट फॉर अभी सब लोग तो इसमें एग्री नहीं करेगा। तो दूसरा एक बन चुके हैं यूनाइटेड नेशंस, यूएन। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि नहीं, सोर्स पे टैक्स होना चाहिए, जहां से कमा रहा है टैक्स वहीं पे देना चाहिए।
तो फिर इसमें सॉल्यूशन कैसे होगा? इसमें सॉल्यूशन फिर धीरे धीरे ये निकाला गया है कि दो कंट्री आपस में एग्री करे। तो ये जो दो कंट्री आपस में एग्री करेंगे, इसका नाम दे दिया गया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एक सेकंड दीजिए प्लीज, यहां पे भी तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है। मान लीजिए जैसे आपका एग्जांपल मैं दे रहा था कि आप सिंगापुर में गए हैं और सिंगापुर में कंसल्टिंग दिए हैं। अभी सिंगापुर वाले वहां पे अगर टैक्स कर देते हैं और इंडिया आने के बाद, क्योंकि आप इंडिया का रेसिडेंट है, वो इनकम के ऊपर आपको यहाँ पे भी अगर टैक्स देना पड़ा तो आपका डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो एक ही इनकम में दो बार टैक्स तो नहीं होना चाहिए। यही फंडामेंटल फिलोसॉफी है कि सेम इनकम में दो बार टैक्स ना हो। तो कैसे इतने सारे कंट्रीज है, आपका ही एग्जांपल लीजिए कि आज आप सिंगापुर में जाके कंसल्टिंग दे रहे हैं, कल शायद आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे कंसल्टिंग देने के लिए, परसों और कहीं पे जाएंगे। तो इतने सारे कंट्री में इतना कैलकुलेशन, इतना कंप्यूटेशन कौन करेगा, कैसे करेगा? तो इसीलिए सॉल्यूशन ये वर्कआउट किया गया है कि इंडिया विथ ऑल दीज अदर कंट्रीज विल साइन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसमें बोल दिया जाएगा कि अगर ऐसा है इनकम का नेचर तो उसका राइट किस कंट्री का ऊपर होगा, किस कंट्री का पास उसका राइट रहेगा। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है, अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया सिंगापुर ने ये टैक्स ट्रीटी साइन कर लिया, और आप जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न बनाएंगे तो आपको अगर लगता है कि डीटीए आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो क्या ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा आप ले सकते हैं? क्या हमारा कानून में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है? द आंसर इज यस। डोमेस्टिक टैक्सेशन, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, उस एक्ट में बोल दिया गया है कि एसएससी को जो फेवरेबल रहेगा, डीटीए इन बिटवीन डीटीए एंड इनकम टैक्स एक्ट, जो फेवरेबल रहेगा वो उसका बेनिफिट ले सकता है। तो ये अच्छी बात है कि डीटीए जहां जहां पे फेवरेबल होंगे, हमें, हमारा क्लाइंट को वहां पे उसका बेनिफिट हमें दिलाना चाहिए, जहां जहां पे डीटीए इज मोर बेनिफिशियल टू आवर क्लाइंट और टू द एसएससी। तो इसमें इशू कहाँ पे है? जैसा मैंने बोला कि ये आप बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, वो डिफरेंट जगह पे जाके बिजनेस करते हैं। डिजिटल इकोनॉमी के लिए तो कोई बॉर्डर ही नहीं है। जो डिजिटल बिजनेस होता है, जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, वो तो कहीं पे बैठ के किसी भी जगह पे बिजनेस कर सकता है। तो डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि उसका प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस कहीं पे नहीं है, ये शायद हर एक कंट्री में नहीं है, तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा? फिर बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत कंपनीज ऐसे भी करते हैं। हमें पता है कि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज है जहां पे इनकम टैक्स या तो नील है या बहुत लो है, मतलब बहुत ही कम। तो बहुत कंपनीज क्या करते हैं, ये सब जगह को टैक्स हेवन कहा जाता है, कि वहां पे कंपनी सेटअप कर देते हैं और उस कंपनी का थ्रू बिजनेस करते हैं, तो वहां पे वो कोई टैक्स नहीं देते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया कि जो लो टैक्स रेजिम वाला जो कंट्रीज है, वहां पे बाकी कंपनी शिफ्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, आप इंडिया में एक कंपनी खुले हैं, इंडिया में आप काम कर रहे हैं। अभी मान लीजिए इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको 22% टैक्स देना पड़ेगा या से 25% टैक्स देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर। और वही कंपनी अगर आप सिंगापुर में लेके जाते हैं, अगर सिंगापुर कहते हैं कि 15% टैक्स है, अगर दुबई में लेके जाता है वो कहता है 5% टैक्स है, अगर आप उस कंपनी को लक्समबर्ग में सेटअप करते हैं वो कहते हैं 0% टैक्स है।
तो फिर पॉसिबिलिटी है आप यहाँ पे कंपनी को सेट ना करके बाहर लेके सेट करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स है वो बड़े बड़े कंट्रीज से फिसल रहा है। तो इसको ओएसीडी ने एक नाम दिया, इसका नाम दिया इन्होंने बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है, बेप्स कहा जाता है, बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये बेस इरोड हो रहा है और प्रॉफिट शिफ्ट हो रहा है। तो बेस इरोशन प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने का कोशिश किया गया है, कैसे वो भी मैं बताऊंगा। तो इसमें अगर हम फंडामेंटली देखें, जो क्रिटिकल पीस ऑफ दिस एंटायर स्टोरी इज कि सोर्स और रेसिडेंस ये कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉफिट शिफ्ट होता चला जा रहा है और बेस इरोड होता चला जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या क्या किया गया है। फर्स्ट, हमें अपना डोमेस्टिक इनकम टैक्स समझना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक इनकम टैक्स में मैं पहले आप लोगों को कुछ सेक्शन नोट करवा देता हूं, जिनका इंटरनेशनल टैक्सेशन में इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे इसमें काम अगर करना चाहेंगे या काम कर रहे हैं या उसमें वो इस एरिया में घुसना चाह रहा है, तो कहां से स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा डोमेस्टिक जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसका कुछ सेक्शंस, वो सेक्शंस पहले मैं नोट करा देता हूं। वो सेक्शंस है सेक्शन 4। सेक्शन 4 आप लोगों को पता है कि ये चार्जिंग सेक्शन है। फिर सेक्शन 2 जो डेफिनेशन होता है उसका सबसेक्शन 31, जहां पे पर्सन का डेफिनेशन दिया गया है 2 सबसेक्शन 31। उसके बाद सेक्शन 5 जहां पे स्कोप बताया जाता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। फिर सेक्शन 6 जहां से डिसाइडेड होता है कि ये रेसिडेंट कहाँ का है, वो सेक्शन 6। मैं एक एग्जाम्पल के दौर पे एक चीज बताता हूं। पहले सेक्शन 6 कहते थे कंपनी अगर बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं तो नॉन रेजिडेंट कंपनी है। बट गवर्नमेंट को जैसे जैसे दिख रहा है कि लोग बाहर कंपनी ऐसे ही सेट कर रहे हैं लेकिन सारे डिसीजन वगैरह इंडिया में बैठ के ले रहे हैं, तो बाई नेचर वो इंडियन है, लेकिन बिकॉज ऑफ टैक्स आर्बिट्राज और इन ऑर्डर टू गेन दिस टैक्स एडवांटेज, जो बाहर सिंगापुर या दुबई में कंपनी सेट करके रखे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, जिसका नाम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। शॉर्ट में पोएम कहा जाता है। जो कविताएं हैं जिसका अंग्रेजी पोएम है, वही पोएम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में वो सीबीडीटी एक गाइडलाइन भी इशू कर चुके हैं और वहां पे कहा गया कि अगर कंपनी एक्चुअली कंट्रोल्ड और मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया है, तो डिस्पाइट द फैक्ट बाहर में सेटअप हुए हैं, ये होने का बावजूद भी हम उसको इंडियन रेजिडेंट ही मानेंगे। तो उसमें गाइडलाइंस उन्होंने दे दिए हैं, जिनका इंटरेस्ट है आप गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। सीबीडीटी का गाइडलाइन है कि किस केस में पोएम एक्टिवेटेड हो जाएगा और बाहर का कंपनी होते हुए भी हम उनको इंडियन रेजिडेंट ही मानेंगे और इंडिया में उनका पूरा इनकम का ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और उसमें भी बहुत क्लियरली ये भी बताया गया है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म होगा और फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देख के ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि ये कंपनी एक्चुअली बाहर का है, ये कंपनी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन इंडिया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है जो सिंगापुर में बिजनेस करता है। अभी सिंगापुर में उनका पूरा सेटअप है, सिंगापुर में उनका मैनेजर्स है, वाइस प्रेसिडेंट्स है जो काम कर रहे हैं, बट उनका बोर्ड मीटिंग इंडिया में होता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो यहीं पे मीट करते हैं। तो ये केस
हो चुके हैं कि ये क्या लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से क्या ये इंडियन मान लिया जाएगा, इज इट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पोएम अंडर 6 सबसेक्शन 3 एक्टिवेटेड हो चुका है। तो इसमें ये डिसीजन आए हैं कि भाई पहले देखो बोर्ड करता क्या है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखा गया कि डिसीजन तो सिंगापुर में जो एम्प्लॉइज है, वेदर इज अ मैनेजर और अ वाइस प्रेसिडेंट और अ डेप्यूटी मैनेजर, सारे ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक कॉमर्शियल डिसीजन सिंगापुर में जो एम्प्लॉइज है वो लोग लेते हैं। इंडिया में जो बोर्ड बैठते हैं ये डिसीजन को रेटिफाई करते हैं कि हाँ ये कहीं से एक आवाज आ रही है, अगर कहीं पे तो इस केस में डिसाइडेड हुआ है कि बोर्ड बेसिकली यहाँ पे बैठते तो है क्योंकि डायरेक्टर्स यहाँ पे है, बोर्ड बैठते हैं लेकिन वो डिसीजन को सिर्फ रेटिफाई करते हैं। तो उस केस में डिसाइडेड हुआ कि नहीं, इस केस में तो उसको फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा और उसका सिंगापुर वाला इनकम का इंडिया का ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। बट दीज आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स। अगर कोई क्लाइंट को लगता है कि वो शेयर होल्डर्स, मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेते हैं, 2-3 लोगों को शेयर होल्डर बनाते हैं, 2 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, कंपनी बन जाता है, वो कहते हैं कंपनी को हम बाहर सेटअप करेंगे। तो उनको बोलना पड़ेगा कि कंपनी अगर आप बाहर भी सेटअप करते हो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बाहर होना चाहिए। और वो सीबीडीटी का गाइडलाइन भी आप पढ़ लीजिएगा जिसमें उन्होंने इनकम का ऊपर भी टेस्ट दिए हैं कि डायरेक्ट इनकम कितना कर रहा है, पैसिव इनकम कितना कर रहा है। और मतलब ये अथॉरिटी समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जेन्युइनली बाहर काम करके बाहर से पैसा ला रहा है या इन्होंने सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है यहाँ का टैक्स बचाने के लिए। अगर वो सेकंड केस है कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनाया है टैक्स बचाने के लिए, तो उस केस में पोएम एक्टिवेटेड हो जाएगा और उसको इंडियन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सो दिस हैज बीन देयर इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। उसके बाद एक सेक्शन आता है सेक्शन 9। ये सेक्शन 9 बेसिकली कहते हैं कि कौन सा इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है, अराइज हुआ है या डीम टू एक्रू और अराइज हुआ है। तो मैंने बताया 4, 2 सबसेक्शन 31, 5, 6, 9 ये पहले आप पढ़ लेंगे। इसके बाद सीधा चले जाएंगे सेक्शन 90 पे। सेक्शन 90 बात करते हैं, ये जो मैंने डीटीए की बारे में बात किया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सेक्शन 90 उनको मान्यता देते हैं। कहते हैं कि अगर वो है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो दैट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 सॉवरेन कंट्रीज, तो उनको हम वो एक्सेप्टेबल है हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में। फिर 90A है, उसके बाद 91 है। इसके बाद कुछ सेक्शंस है जो पर्टिकुलरली नॉन रेजिडेंट का ऊपर ही काम करता है। वो सेक्शंस है 92, 92A, फिर 115A से 115BBA, 115C से 115F। लेट मी रिपीट, सेक्शन 90, सेक्शन 90A, सेक्शन 91, 92, 92A, फिर 115A to 115BBA, 115C to 115F, लास्ट में 195, 195A। यही कुछ सेक्शंस है। अगर यही कुछ सेक्शंस अगर इनकम टैक्स एक्ट में आप पढ़ लेंगे तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमारा कंट्री का पोजीशन, टैक्स का जो लीगल पोजीशन है, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और मैंने कितने सेक्शंस बताए, ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल से 15-20 सेक्शंस ही होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा शायद। तो ये 15-20 सेक्शंस अगर हम पढ़ लेंगे प्रॉपर्ली तो हमारा ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, कोई भी नॉन रेसिडेंट का रिटर्न हमें फाइल करना हो,
कोई भी नॉन रेसिडेंट का किसी भी ट्रांजैक्शन में 15CA 15CB हमें बैंक को देना हो, हमें क्या क्या चीज देख लेना चाहिए। तो ये मैंने सेक्शन तो आपको नोट करवा दिया। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 90 वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि DTA अगर है तो हम उसको जहां पे वो ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर एनी एसएससी, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो DTA कैसे लिखा जाता है? DTA अगर आप देखेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट, मान लीजिए इंडिया ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज का साथ ये एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, यानी कि इतना कवरेज इतना ज्यादा है। जहां पे भी कोई भी बिजनेस हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड दैट अदर कंट्री, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी DTA साइन हो चुके हैं, तो हमें DTA पढ़ना पड़ेगा। DTA कंट्री स्पेसिफिक होता है, तो जिस कंट्री का साथ बिजनेस हो रहा है, मान लीजिए अगर इंडिया सिंगापुर का ट्रांजैक्शन है तो हमें इंडिया सिंगापुर का ही ट्रीटी पढ़ना पड़ेगा, इंडिया UK का नहीं। अगर इंडिया और USA का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इंडिया USA ट्रीटी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली हमें उस जिस कंट्री का साथ ट्रांजैक्शन है उस कंट्री का ट्रीटी हमें पढ़ लेना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीटीज जो है सेम टू सेम है। ऐसा नहीं है कि 90 ट्रीटीज अगर है 90 ट्रीटी हमें पढ़ना पड़ेगा, मत पढ़िए, टाइम इतना खराब कभी मत कीजिएगा। 2, 4, 5 ट्रीटी पढ़ लीजिएगा, आपको स्ट्रक्चर पता हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट होता है तो 4-5 एग्रीमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि ये कहना क्या चाहता है, कि उसका स्ट्रक्चरली वो बोलना क्या चाहते हैं, वो आपको क्लैरिटी मिल जाता है। इन अ सिमिलर मैनर आप 3, 4, 5 ट्रीटी पढ़ लीजिएगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा USA वाला ट्रीटी पढ़ लीजिए, सिंगापुर वाला ट्रीटी पढ़ लीजिएगा, एंड मे बी ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रीटी पढ़ लीजिएगा। तो ट्रीटी कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है? ट्रीटी में जैसे एग्रीमेंट में हम क्लॉजेस लिखते हैं ना, पैराग्राफ्स को हम क्लॉज कहते हैं। वहां पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेक्शंस नहीं होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कहा जाता है। ऐसे ही ट्रीटी में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में भी इनको आर्टिकल कहा जाता है। तो अगर हम देखेंगे नॉर्मली 28 से 30 आर्टिकल्स होते हैं एक एक ट्रीटी में, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि आर्टिकल 1 में वो पहले स्कोप बता देंगे, फिर आर्टिकल 2 में वो बोल देते हैं कि किस किस टाइप का इनकम को उन्होंने, टैक्स को उन्होंने कवर कर चुके हैं। फिर आर्टिकल 3 में वो जनरल डेफिनेशंस बता देंगे, जैसे एक्ट में होता है डेफिनेशन दे दिया जाता है। फिर आर्टिकल 4 रेसिडेंस का बात करेंगे, और आर्टिकल 5 परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का बात करेगा। ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, इसको शॉर्ट में लोग PEP कहते हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बाहर का ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिया में, बाहर का कोई बिजनेस एंटिटी वो इंडिया में अगर ब्रांच ऑफिस खुले हैं या लियाजो ऑफिस खुले हैं या उनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वो मान लिया जाएगा कि उनका यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। इवन अगर वहां का एम्प्लॉय आके यहाँ पे काम करते हैं और एक सर्टेन पीरियड का ऊपर इंडिया में रहते हैं, तो मान लिया जाएगा कि उनका यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो जैसे ही परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, जैसे ही उनका यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, ऐसे ही इंडिया गवर्नमेंट का राइट बन जाएगा कि उस ट्रांजैक्शन को टैक्स करने के लिए, क्योंकि वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे है। तो अभी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का इशू कहाँ पे है? मान लीजिए जो डिजिटल कंपनीज है, से फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल, ये उबेर, जो डिजिटल कंपनी है वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और उनका सर्वर कहीं पे भी रह सकता है। तो वो इंडिया में कुछ भी काम अगर करेगा
तो उसका टैक्स कैसे मिलेगा? क्योंकि ये OECD स्टार्टेड इन 1956। तो जब ये OECD स्टार्ट हुआ था 1956 में, तब तो ये डिजिटल इकोनॉमी किसी को पता भी नहीं था कि ये होने वाला है, एंड वन डे दिस विल बिकम सच अ बिग बिजनेस। तो जब ये हो गया कि भाई डिजिटल इकोनॉमी में जो प्लेयर्स हैं उनका तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट चांसेस है नहीं होगा। अगर गूगल इंडिया में ऑफिस मेंटेन नहीं करेगा फिर भी उनका बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस तो चलता रहेगा। सो देयरफॉर देन दे थॉट अबाउट 2-3 थिंग्स कि कैसे हम इनसे टैक्स ले। एक, वो OECD ने 2015 में उनका एक फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि हम कंट्रीज को ये भी प्रोपोज कर रहे हैं कि कंट्रीज अगर चाहे तो इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज करे। मतलब कुछ कंट्रीज को लगता है कि हमारा यहाँ से वो बिजनेस करके जा रहा है और उनका कोई प्रेजेंस नहीं है, तो इसलिए हम टैक्स ले नहीं पा रहा है क्योंकि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है नहीं। तो OECD 2015 में कहा है कि ठीक है, आप इनको थ्रू इक्वलाइजेशन लेवी इनको टैक्स करें। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि DTA तो साइंड हो चुका है। अभी मान लीजिए इंडिया USA का DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइंड हो चुका है। तो अगर इनकम टैक्स में कोई चेंज का थ्रू हम अगर इसको टैक्स करना चाहेंगे तो हम टैक्स ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि DTA हमारा डोमेस्टिक टैक्सेशन का ऊपर रहेगा, बिकॉज इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू सॉवरेन कंट्रीज, उनको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो हमारा डोमेस्टिक एक्ट में चेंज करके, डोमेस्टिक इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करके हम तो कर नहीं सकते हैं। सो देन व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड, इट डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग। ये इक्वलाइजेशन लेवी को इंट्रोड्यूस किया नॉट थ्रू इनकम टैक्स एक्ट बट थ्रू द फाइनेंस एक्ट, जो बजट का टाइम में जो पार्लियामेंट में दिया जाता है, फाइनेंस एक्ट। इक्वलाइजेशन लेवी उन्होंने फाइनेंस एक्ट के थ्रू लाया, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लाया है, क्योंकि DTA इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं, वो फाइनेंस एक्ट की बात नहीं करते हैं। तो पहला इक्वलाइजेशन लेवी हमारा पास आया था 2016 में। 2016 में वो इक्वलाइजेशन लेवी में बोला गया था कि अगर एडवर्टाइजमेंट है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सर्विस है, तो उसमें 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। तो अभी इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, ये 2016 में आ चुके थे। तो ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी क्या हम जमा करेंगे या जिनको मिल रहा है गूगल, फेसबुक, वो लोग जमा कराएंगे? आंसर, हमें जमा कराना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 100 रुपया गूगल को पेमेंट कर रहे हैं या फेसबुक को पेमेंट कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और सर्विस इन रिलेशन टू दैट, तो हमें वो जो 2% इक्वलाइजेशन लेवी है, ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी हमें जमा कराना पड़ेगा। बट इसमें एक इशू ये है कि मान लीजिए हम कहीं से कोई एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट किया जिनका वैल्यू 6,000 रुपया है। अभी उसके लिए फिर एक 2% कैलकुलेट करके फिर उस पार्टी को बोलना पड़ेगा कि भाई 6,000 रुपया पूरा पेमेंट नहीं करूंगा, 2% इक्वलाइजेशन लेवी है, तो इतना रुपया मैं काट लूंगा। 6,000 का 2% जो भी होता है कितना होता है, 120 रुपया, और फिर जाके 120 रुपया मुझे जमा कराना पड़ेगा। तो दिस विल नॉट गो इन फेवर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी अगर किसी पर्टिकुलर रेसिडेंट को साल में 1 लाख रुपया भी नहीं हो रहा है तो उनको फिर EL में वो नहीं आएगा। यानी कि किसी भी, मान लीजिए मैं गूगल से कोई सर्विस लेता हूं, एग्जाम्पल के दौर पे बता रहा हूं, गूगल से मैं कोई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का सर्विस ले रहा हूं और मेरा पेमेंट साल का 50,000 है, 80,000 है, 90,000 है,
तो ईएल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरा पेमेंट 1 लाख रुपया क्रॉस कर जाएगा इन द प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ही समझते हैं, तो इन द प्रीवियस ईयर अगर 1 लाख रुपया क्रॉस कर जाता है तो हमें वो 1 लाख रुपया का ऊपर जितना ऊपर जाएगा 2% कट के हमें इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि इसमें से तो सिर्फ थोड़ा सा ही हुआ विच इज ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, बाकी जैसे ई कॉमर्स का क्या होगा? ई कॉमर्स में भी इन अ सिमिलर मैनर आज अगर आप अमेजन यूएसए को ऑर्डर देते हैं तो अमेजन यूएसए से आपको डिलीवर कर देंगे आपका घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जैकेट मंगवाना चाहते हैं, अमेरिकन जैकेट मंगवाना चाहते हैं, अमेजन इंडिया पे मत जाइए, अमेजन यूएसए पे जाइए, ऑर्डर दे दीजिए और आप अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, आपका घर पे यूएसए का जैकेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट को फिर ये लगा कि ये तो बाहर बैठ के फिर हमारा यहाँ पे बिजनेस करेंगे, तो देन दे गॉट इनटू इक्वलाइजेशन लेवी सेकंड वर्जन में उन्होंने बोला है, ये 2020 से आ चुका है, 1 अप्रैल 2020 से आ चुका है कि अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स कहा जाता है, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर हमारा कंट्री में बिजनेस करेंगे, जो नॉन रेसिडेंट है वो अगर हमारा कंट्री में बिजनेस करेंगे और कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स करेंगे और उनका टर्नओवर अगर साल में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है तो उनको 2% हमें इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा। तो इस केस में, सेकंड केस में क्या हुआ? फर्स्ट केस में जो पेयर है, जो हम है, हमें जमा करना पड़ेगा अगर हम 1 लाख रुपया से ज्यादा कर रहे हैं तो, और सेकंड केस में हमारा ऊपर नहीं है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनका ऊपर लायबिलिटी दे दिया गया कि वो 2% गवर्नमेंट को एज इक्वलाइजेशन लेवी पेमेंट करेगा। तो अगर मान लीजिए बाहर का कोई कंपनी हमारा यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोटो बेचते हैं या म्यूजिक बेचते हैं और हम डाउनलोड करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कंपनी अपना हिसाब रखेगा and in a particular previous year if their gross turnover or gross receipt exceeds 2 crore in the previous year तो उनको 2% गवर्नमेंट को इक्वलाइजेशन लेवी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ डीटीए। तो लेकिन गवर्नमेंट ने इनको एक राहत देने के लिए बोला है कि अगर ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर ऐसे इक्वलाइजेशन लेवी 2% हमें पेमेंट करेंगे तो जिस इनकम के ऊपर दे रहा है वो इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 50 एग्जेम्प्ट बोल दिया जाएगा। यानी कि टर्नओवर पे 2% ले रहा है तो इनकम पे कोई टैक्स नहीं लेंगे, अदरवाइज वो फिर कहानी आ जाता है डबल टैक्सेशन का, तो वो नहीं लेंगे। अभी सेकेंड इशू हमारा आता है, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका मान लीजिए आपको बाहर कुछ पेमेंट भेजना है या आपका क्लाइंट को बाहर पेमेंट भेजना है, तो आप देखेंगे बैंक कहते हैं कि 15 CA 15 CB फाइल करवा दीजिए। तो ये क्या होता है? बेसिकली इंडिया एक कंट्री है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज बहुत टाइटली रेगुलेटेड होता है। गवर्नमेंट वो मॉनिटर करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज कहां पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कंट्री का पास। गवर्नमेंट उसको होल्ड करना चाहता है क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल भी पेमेंट करना पड़ता है ना, जो हम पेट्रोल वगैरह बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हर एक फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस पे गवर्नमेंट ये बना के रखे हैं कि उनको पता होना चाहिए, सो दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी सबमिटेड। तो कभी भी अगर आप पेमेंट करेंगे, ये आपका क्लाइंट पेमेंट कर रहा है, तो बैंक आपको कहता है कि 15 CA 15 CB फाइल कर दीजिए। ये मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। 15 CA जो फॉर्म है, ये जो पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपका क्लाइंट या एसएससी जो पेमेंट कर रहा है, 15 CA उनको फाइल करना पड़ेगा।
बट बहुत बार क्या होता है, उनको फाइल करना नहीं आता है, तो वो प्रोफेशनल को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मी आप फाइल कर दीजिए। तो 15 सीए में 4 पार्ट्स होते हैं फॉर्म में, पार्ट ए बी सी डी। किसके लिए है ये? अगर टोटल रेमिटेंस इन अ ईयर इज लेस देन 5 लाख रुपीज, टोटल एग्रीगेट रेमिटेंस अगर पूरा साल में 5 लाख रुपया से कम है, तो पार्ट ए फिलअप होगा। अगर वो 5 लाख रुपया से ज्यादा है, जिसमें टैक्स लगेगा, मतलब वो 5 लाख जो पहला पार्ट है मैंने बोला, उसमें भी 2 कंडीशन है। एक तो 5 लाख से कम होना चाहिए एग्रीगेट रेमिटेंस, और सेकंड वो इंडिया में उसका ऊपर टैक्स लगता है, वो ट्रांजैक्शन का ऊपर टैक्स लगता है, तो वो पार्ट ए होगा। सेकंड, इंडिया में टैक्स तो लगता है, बट एग्रीगेट जो है वो 5 लाख का ऊपर चला जाएगा। तो एसएससी का पास 2 ऑप्शन होता है। एक, वो अपना जुरिस्डिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट ले सकता है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या रेट होगा, नील रेट होगा, लोअर रेट होगा। अगर ये दिया हुआ है प्रोविजन, बट वेरी रेयरली यूटिलाइज्ड, कोई भी एसएससी इनकम जुरिस्डिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते नहीं है वो कराने के लिए, लेकिन अगर वो करते हैं तो हमें पार्ट बी 15 सीए का पार्ट बी फिलअप करके फाइल करना पड़ेगा। थर्ड है कि एसएससी अगर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते नहीं है, तो फिर वो किन से सर्टिफाई कराएगा कि ये ठीक है जो वो लिख रहा है कि इंडियन इनकम टैक्स रेट का हिसाब से ये बनता है, डीटीए का हिसाब से ये बनता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से 15 सीबी ले लीजिए। 15 सीबी अगर ले लिया जाता है, वहां पे वो सीए चेक करके बता देते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है, डीटीए ये कहता है, और इस केस में ये लगेगा। और वहां पे सीए सर्टिफाई करते हैं कि हमने एग्रीमेंट देख लिया, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स देख लिया, और बुक्स ऑफ अकाउंट देख लिया, और हम कह रहे हैं कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम कह रहे हैं कि इसमें यही होना चाहिए। तो 15 सीबी अगर लगता है, तो 15 सीए का पार्ट सी फिलअप होगा। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसमें टैक्स का कोई असर नहीं है, उसमें 15 सीए का पार्ट डी फिलअप होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका लड़का यूएसए में पढ़ाई कर रहा है, आप यहां से कुछ पैसा भेजना चाहता है, इट्स लाइक अ गिफ्ट, और इंडियन इनकम टैक्स में विद इन द रिलेटिव गिफ्ट में कोई टैक्स नहीं है। तो आपका लड़का अगर वहां पे पढ़ाई कर रहा है, आप पैसा भेज रहे हैं, तो अगर वो इंडिया में पढ़ाई, अगर हम एग्जाम्पल को चेंज करके कहते हैं कि आप जहां पे है, आपका लड़का मान लीजिए पुणे में पढ़ाई कर रहा है और आप वहां पे पैसा भेज रहे हैं, तो कोई टैक्स तो नहीं लगता है ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए गिफ्ट, आप दे रहे हैं बच्चे को। तो सिमिलरली अगर वो बाहर यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं और आप पैसा भेज रहे हैं, यहाँ पे भी कोई इंडियन टैक्स तो नहीं लगेगा। बट इनकम टैक्स को पता होना चाहिए, इसलिए बैंक बोलेगा कि आप पार्ट डी फिलअप करके दे दीजिए। अगर इनकम टैक्स नहीं लगता है तो पार्ट डी फिलअप होगा। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इस टाइप का पैसा है, हम बाहर कितना पैसा भेज सकते हैं। आरबीआई ने एक स्कीम दिया है, उसका नाम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS। किसी भी बैंकर से बात करेंगे, LRS वो बता देगा। LRS अलाउ करता है आपको या किसी भी एसएससी को साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, यूएस डॉलर का हिसाब से 2.5 लाख यूएस डॉलर आप बाहर भेज सकते हैं। 2.5 लाख यूएस डॉलर का मतलब हो गया, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है, 2.5 लाख इंटू 82 जो भी होगा, ऑलमोस्ट 1.25-2 करोड़ का आसपास आप भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा आपको, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व आज की तारीख में इतना है हमारा। तो आरबीआई ने ये अलाउ कर दिया कि ये LRS का थ्रू आप 2.5 लाख यूएस डॉलर तक बाहर भी भेजेंगे, आरबीआई कुछ नहीं बोलेगा। 2.5 लाख डॉलर क्रॉस करना चाहेंगे तो फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा।
आरबीआई का पावर आता है फेमा से। तो ये 15 CA 15 CB जो है, ये हर एक फॉरेन रेमिटेंस में ये 15 CA 15 CB आपको दिखाई देगा। और इस फॉर्म में, उस फॉर्म में ये भी आरबीआई पूछते हैं कि आप क्यों भेज रहे हैं, तो एक पर्पस कोड होता है। पर्पस कोड आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स का रूल 37BB। इनकम टैक्स का रूल 37BB, वहां पे शेड्यूल है, उस शेड्यूल में वो लिस्ट में आपको पर्पस कोड मिल जाएगा कि इस पर्पस के लिए आप भेज रहे हैं। अगर एग्जैक्टली पर्पस नहीं भी मैच करता होगा, फिर भी आसपास तो होगा ही, कवर कर लेगा वो पर्पस। तो आरबीआई वहां से डेटा लेता है। ये सारे बैंक, इनको एडी कहा जाता है, ऑथोराइज्ड डीलर। तो सारे बैंक से आरबीआई इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को शेयर्ड हो जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस कि बाहर में कौन कौन कितना पैसा किसको भेज रहे हैं। और रिसिपिएंट का पूरा डिटेल्स हमें देना पड़ता है कि कहाँ पे पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो पार्ट A, B, C ये 3 होगा अगर इंडियन इनकम टैक्स में उसका वो टैक्स सफर कर रहा है। तो अगर इनकम टैक्स वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता है तो पार्ट D होगा। और इनकम टैक्स अगर वो सफर करते हैं तो 5 लाख का नीचे होगा तो पार्ट A होगा, 5 लाख से ऊपर होगा तो पार्ट B या पार्ट C होगा। इनकम टैक्स ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेते हैं तो पार्ट B होगा, CA से सर्टिफिकेट लेते हैं तो पार्ट C होगा। ये होता है हमारा ये होता है हमारा 15 CA 15 CB। इसके बाद, क्योंकि और 5 मिनट है, इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड चीज पे, जिसको कहा जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। वो लगता है विथ व्हेन देयर इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विथ एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ये चीज क्या है बेसिकली, मान लीजिए कि मैं इंडिया में एक कंपनी है, ये इंडियन कंपनी से इनका पेरेंट कंपनी इंग्लैंड में है, या इसका एक सब्सिडियरी कंपनी मान लीजिए सिंगापुर में है या दुबई में है। तो ये 2 कंपनी आपस में, उसको एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहा जाता है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज हमें कहां पे मिलेगा कि मतलब क्या क्या चीज होने से हम दोनों एंटिटी को एसोसिएटेड एंटरप्राइज बोलेंगे। ये लिखा है सेक्शन 92A में, जो मैंने आपको नोट करवाया है। सेक्शन 92A में वो आपको लिस्ट दे देते हैं कि अगर ये है तो हम इसको एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं देता हूं, मान लीजिए किसी कंपनी का मोर देन 26% शेयर और किसी कंपनी का पास है, तो ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी वो उनका लोन का एक सर्टेन परसेंटेज का ऊपर गारंटी बाहर का और कोई कंपनी दे रहा है, तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी अपना रॉ मटेरियल का 90% किसी एक कंपनी से इंपोर्ट कर रहा है, वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। तो ऐसा करके 92A में लिस्ट दिया गया है कि किसको एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। अभी एसोसिएटेड एंटरप्राइज में क्या होता है, यहाँ पे प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए इंडियन कंपनी है, उसका पेरेंट सिंगापुर में है, पेरेंट कंपनी, या इंडियन कंपनी है सब्सिडियरी दुबई में है, तो वो एक दूसरे का जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है इन बिटवीन, वो ट्रांजैक्शंस को वो प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसमें चांसेस क्या है, जो चीज का प्राइस 100 रुपया होना चाहिए वो आपस में डिसाइड कर सकता है 200 रुपया। क्यों, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है A, और लेट्स से दुबई में इनकम टैक्स रेट कम है, तो दुबई में एक इंडियन कंपनी, दुबई में कंपनी सेटअप किया गया B। नाउ B इज अ सब्सिडियरी ऑफ A। अभी A को मान लीजिए ये एक बिजनेस मिला से इंग्लैंड से, जो बिजनेस A का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ मिला के 60 रुपया है, और इंग्लैंड से उनका ऑर्डर आया मान लीजिए 100 रुपया में। तो इंडिया अगर डायरेक्टली इंग्लैंड को
भेज देगा ये, तो 40 रुपया प्रॉफिट होगा। 40 रुपया में यहाँ पे 25% या 22% जो भी है टैक्स देना पड़ेगा। से लेट्स टेक एन एग्जांपल, 22% टैक्स है, तो 40 रुपया का 22% टैक्स, यहाँ पे 8 रुपया 80 पैसा देना पड़ेगा। नाउ लेट्स से फॉर इंस्टेंस दुबई में इनकम टैक्स रेट से 5% है, तो अगर इंडिया कंपनी क्या करते हैं कि ये 60 रुपया का जो उनका कॉस्ट आया, वो 60 रुपया में अपना दुबई वाला सब्सिडियरी को बेच दिया, तो इंडियन कंपनी का प्रॉफिट क्या है? नहीं है। 60 रुपया का खर्चा, 60 रुपया का इनकम, प्रॉफिट 0, नो टैक्स। दुबई में गया, दुबई का हाथ में कॉस्ट क्या है? 60। दुबई इंग्लैंड को भेजते हैं और 100 रुपया लेते हैं, तो दुबई में 40 रुपीज का प्रॉफिट आया। तो 40 रुपीज में अगर वहां पे 5% टैक्स है, तो आउट ऑफ 40 रुपीज वो 5% देता है, तो 2 रुपया का टैक्स देता है। तो इन द प्रोसेस 6 रुपया कितना, 6 रुपया 80 पैसा का उनका सेविंग्स हो जाता है, विच इज ह्यूज आज की तारीख में, इतना बड़ा मार्जिन। तो इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने के लिए ये ट्रांसफर प्राइसिंग है। ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर प्राइसिंग में फर्स्ट तो यह है कि एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, 3CEB। ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है, 3CEB फॉर्म। इस फॉर्म में बोलना पड़ता है कि भाई ये जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ये आर्म्स लेंथ प्राइसिंग में हुआ है? आर्म्स लेंथ प्राइसिंग मतलब अगर हम कोई अनइंटरेस्टेड थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस करेंगे, जिस रेट में करेंगे, क्या हम अपना एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ उसी हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं? तो ये कौन स्टडी करेगा? ये कोई भी स्टडी कर सकते हैं, ये स्टडी आप भी कर सकते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी। ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी करके आज की तारीख में एक ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी का प्राइस ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपया से स्टार्ट होता है फीस। तो ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडीज जो है, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी क्या हम किसी भी तरीके से कर दे? नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडीज का मेथड बताया गया है। वहां पे मेथड्स आर लाइक, वहां पे एक है CUP, कप मेथड, जिसको बोला जाता है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। सेकंड होता है रीसेल प्राइस मेथड। थर्ड होता है कॉस्ट प्लस मेथड या मार्कअप मेथड। फोर्थ होता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। 5 होता है ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। और 6th होता है, जहां पे CBDT ने बोला एनी अदर मेथड जो आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये 6 मेथड का थ्रू ये स्टडी किया जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है विद द एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन दिस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्या वो आर्म्स लेंथ प्राइस में हुआ है कि नहीं। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे यही देखने का कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज का साथ किया, उससे आप इंडिया का प्रॉफिट बाहर तो नहीं भेज रहे हैं। इंडिया का प्रॉफिट अगर इंडिया में है, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन इज फेवरेबल टू इंडिया, तो आपका जो असेसमेंट है वो ठीक होगा, फेवरेबल असेसमेंट होगा। ये ट्रांसफर प्राइसिंग गवर्नमेंट जब असेसमेंट करते हैं, गवर्नमेंट भी टीपी स्टडीज करते हैं, गवर्नमेंट का अलग असेसमेंट यूनिट है, और वहां पे ये टीपी असेसमेंट होता है जहां पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इसको असेस करते हैं कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग ठीक है कि नहीं है। तो ये भी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी, और बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये एक एरिया है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बढ़ता जाएगा। पहले हम देख रहे थे मल्टीनेशनल्स इंडिया में आ रहे हैं, आज हम देख रहे हैं इंडियंस बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं। तो ये अगला 25 साल और भी ज्यादा होगा, और होना ही चाहिए कंट्री के तरक्की के लिए। सो देयरफॉर देयर वुड बी मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट ऑफ professionals who would be specializing on international taxation, और वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में डोमेस्टिक एक्ट पहले समझ ले, फिर अपना DTA समझ ले। DTA का साथ MLI बोल के भी एक चीज है, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, कि जिस कंट्री का साथ MLI साइन हुआ है वहां पे वो MLI भी पढ़ ले।
और ये ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी वगैरह भी खुद देख ले, उसका टेम्पलेट भी देख ले, समझ ले, फिर दे कैन एक्चुअली एक्ट एज अ एक्सपर्ट ऑन दिस इंटरनेशनल टैक्सेशन डोमेन। और इसके साथ ही आई थिंक आई एम थ्रू विद दिस 1 hour deliberation. Thank you all for your patience. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं अपने महामंत्री श्री PS उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वोट ऑफ थैंक्स आप करें, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय गान के लिए सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जैसे हमारे पूर्व महामंत्री जी भी आ चुके हैं, विश्वनाथ जी। सर सर बहुत देर से आए आप। नहीं सर, मैं सर थोड़ा अलग हूँ, आज हमने पूर्व महामंत्री जी से करा दो। पूर्व महामंत्री जी आप ही आज का वोट ऑफ थैंक्स करें, फिर आप बहुत अच्छा लगा आपको देख के, एकदम अभी आप आए प्रकट हुए। आज का वोट ऑफ थैंक्स आप करें, फिर राष्ट्रगान भी आप कराएं। बहुत अच्छा टॉपिक बोला है, आप ही का इनकम टैक्स का है, आप भी इनकम टैक्स एक्सपर्ट है। आज हमारे मजूमदार साहब ने भी आज इनकम टैक्स का इतना बढ़िया टॉपिक बनाया है। मैं तो इस टॉपिक, इसके लिए मैं पिछले 6 महीने से जानकारी करता घूम रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, कोई नहीं बता के दे रहा था। आज इतना मैंने तसल्ली से सुनाया था, बिल्कुल मेरे मतलब का टॉपिक तो मैं आज। सर आपके बेटे हैं भी समय अमेरिका में टैक्सेशन का, उनका आपको बनाना ही रहेगा। हम लोग के पास भी केसेस आते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के, लेकिन अभी हम लोग उस पर भी बहुत लेकिन काफी जानकारी सर ने दिया है। बल्कि मैं तो उस पे जो है कुछ पूछना भी चाह रहा था कि अभी जैसे कतर में हमारे कुछ क्लाइंट हैं, कतर में उनका इनकम रहता है, तो कतर की जो इनकम है वो कैसे हम यहाँ रिटर्न फाइल करें, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था मैं सर से, अगर समय हो तो। वो लोग एम्प्लॉई हैं, सैलरी एम्प्लॉई हैं सर। इसमें ये है, जैसे कतार में अगर कोई आपका इनकम आ रहा है, तो अगर ये इनकम इंडियन रेसिडेंट को मिल रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फार्म हो या कंपनी हो, अगर इंडियन रेसिडेंट है वो कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप जो भी है, तो कतार वाला इनकम भी इंडिया में उनको ऐड करके टैक्स देना पड़ेगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए उस इनकम में कतार में भी आपने टैक्स दे दिया जी, तो मान लीजिए इंडिया का ऑपरेशन में 100 रुपया इनकम हुआ है और कतार वाला ऑपरेशन में 30 रुपया इनकम हुआ है, तो कतार का जो 30 रुपया वाला इनकम है, मान लेते हैं वहां पे भी आपने 5-6 रुपया, 3-4 रुपया जो भी है टैक्स दे चुके हैं। अभी इंडिया में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इंडियन इनकम 100 रुपया प्लस कतार वाला इनकम जो भी है 20-30 रुपया ऐड होके यहाँ का इनकम आपका 120-130 रुपया का ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यह है कि फिर वो जो टैक्स आपने कतार में दिया उसका क्या होगा? उसके लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म 67। ये फॉर्म 67 आपको ITR फाइल करने का पहले फाइल करना पड़ेगा, और फॉर्म 67 में आपको बोलना पड़ेगा कि सर मेरा ये वाला इनकम कतार वाला इनकम में मैं कतार में इतना रुपया का टैक्स दे चुका है, और वो टैक्स देने के लिए आपका पास जो भी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, चाहे चालान नंबर हो, चाहे वहां का असेसमेंट रिपोर्ट का नंबर हो, जो भी है, ये फॉर्म 67 में लिख के डाल दीजिए। जो फिगर आप 67 में लिखेंगे कि मैंने कतार में 7 रुपया दिया, आप जब ITR फाइल करेंगे उसमें आप ये फॉरेन टैक्स का क्रेडिट ले लीजिए। FTC कहा जाता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। आप ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप यहाँ का इनकम टैक्स में, मान लीजिए 130 रुपया में आपका टैक्स बनता है से 30 रुपया, 130 में आपका टैक्स बनता है 30, आप इंडिया में 30 रुपीज मत पे करेंगे। कतार में अगर आपने 6 दे दिया और फॉर्म 67 फाइल कर दिया तो 30 - 6 24 का ऊपर आप मतलब 24 रुपीज एज अ टैक्स आप पेमेंट करेंगे। सो फॉर्म 67 फाइल करना पड़ता है और ITR फाइल करने का पहले करना पड़ता है। ITR फाइल आपने कर दिया तो 67 काम नहीं करेगा। अच्छा, सुनील जी आपका कोई क्वेश्चन है? सुनील पाल जी कानपुर। यस सर। माने सर कोई सर इनकम, कोई बंदा बाहर रह रहा है, इंडियन का है इंडिया का, बाहर रह रहा है सऊदीया में,
तो उसको रिटर्न कैसे दाखिल करेंगे? सर उसमें जैसे मैंने आपको सेक्शन नोट कराया है, उसमें जो हमारा रेसिडेंट वाला जो डेफिनेशंस है, जहां पे वो पूछता है कितना दिन, 182 डेज के से ज्यादा, पीछे का 4 या सेकंड में आता है कि 60 डेज, या पीछे का 4 साल में 365 दिन, वो कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उस अपना रेसिडेंस का रूल का हिसाब से क्या वो इंडिया का रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। अगर स्टेटस नॉन रेसिडेंट का आ गया है, इंडियन, यस, लेकिन अपना सेक्शन का जो रूल सेट हुआ है डेज का हिसाब से, उस हिसाब से अगर वो नॉन रेसिडेंट हो गया तो उनका वो दुबई वाला इनकम का कोई टैक्स इंडिया में देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रेसिडेंस रूल का हिसाब से वो यहाँ का रेसिडेंट बन गया, यस, तो वहां पे रहते हुए भी यहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ेगा उनका टोटल इनकम का ऊपर। बट अगर वो बाहर का कंट्री में कुछ टैक्स दे चुके हैं, उसका क्रेडिट जैसे मैंने बोला एफटीसी आपको मिल जाएगा आफ्टर फाइलिंग फॉर्म 67। नहीं सर, रहने वाला इंडिया का ही है, लेकिन वो रह रहा दुबई में, इनकम उसकी दुबई से ही हो रही है। सर इसीलिए आपको पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा अच्छा, अगर समझा नहीं, पहले उनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करिए कितना है। हाँ, क्या 182 डेज वो कवर कर चुका है, इससे ज्यादा वहां पे रह रहा है या उससे कम रहा है पीरियड वहां पे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर 182 डेज से ज्यादा रहा है तो फिर वो वहां का रेजिडेंट हो गया ना, फिर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन 160 डेज से ऊपर रहा सर, फिर तो वहां के टैक्स लायबिलिटी बैठेगी ना, यहाँ नहीं आएगी टैक्स की लायबिलिटी। लेकिन सर ये ना फैक्ट का ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे उसके पासपोर्ट से चेक करिए। हाँ, पासपोर्ट से चेक करिए कि आउट कब है, इनकम है। करेक्ट। और उससे देखिए और वो सेक्शन को साथ में लीजिए, सेक्शन को दोबारा पढ़िए और उसका हिसाब से देखिए कि सेक्शन का मुताबिक वो यहाँ का है या वहां का है। यहाँ का है तो टैक्स देना पड़ेगा, बट क्रेडिट मिलेगा अगर बाहर टैक्स दिया। यहाँ का नहीं है तो इंडिया गवर्नमेंट आपसे उनसे कोई टैक्स नहीं लेगा। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, और किसी को सवाल? कृष्णा जी, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का वोट ऑफ थैंक्स करें, उसके बाद राष्ट्रगान। जी सर, आज श्री ए मजूमदार साहब ने बहुत अच्छा इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में हम लोग को ज्ञान दिया। मैं उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको हृदय से वंदन करता हूं और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि कभी भी पास जब भी आपको इन्वाइट करें आप हमें समय देंगे और हमें इसका ज्ञान का हर इस ज्ञान को और भी विस्तार से बताएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर जो है, और मैं सभी को चाहूंगा कि राष्ट्रगान के लिए सब लोग खड़े हों और हम लोग राष्ट्रगान करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज का Thank you. टॉपिक बहुत अच्छा लगा। जिनको नहीं समझ में आया हो अपना यूट्यूब पे फिर देख लें, आप फिर समझ लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफी लोगों के क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, दुबई में या अरब कंट्रीज में। जी सर, क्योंकि टैक्सेशन की प्रॉब्लम आती है लोगों की, लोग झिझक जाते हैं उनको काम करने में। आप लोग इसे सुने, पुनः सुने। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जिन लोगों ने अभी उपकाश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज पुनः सब्सक्राइब कर लें इसको। ये दोबारा से नया